नमस्कार, मैं कविश कुमार और मेरे साथ मौजूद है आप सबके चहीते व्हाट्सएप अंकल। नमस्कार बच्चों। अंकल, बातचीत की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करेंगे कि आप लोगों को राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों है? अभी अमेरिका के दौरे पर थे तो आप लोगों ने उन्हें देशद्रोही बोलना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? जो इंसान विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करेगा उसको देशद्रोही नहीं बोले तो क्या बोले? बताइए, ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी ने जिससे देश का अपमान हो गया? अरे, जिस इंसान ने अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, दिन रात अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं, उस इंसान के नेतृत्व पर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया। ये अपमान नहीं है तो क्या है? जिस इंसान ने अपने देश के लिए 18 घंटे काम किया, सिर्फ 4 घंटा सोते हैं, उस इंसान की बुराई कोई अंतरराष्ट्रीय पटल पर करेगा तो ये देश का अपमान नहीं है तो क्या है? अच्छा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर देश का अपमान किया है, तो क्या थोड़ा उदाहरण देकर बताएंगे कि किस तरह से राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है? देखिए, पहले तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। अब ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं तो इन लोगों को लगता है कब्जा कर लिया है। ईडी, सीबीआई निष्पक्षता से काम कर रही है और नहीं तो क्या, बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं। अच्छा, चलिए आगे बताइए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, कह रहे थे कि इन लोगों ने 70 सालों तक अपने देश को लूटा और हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता जब 2014 में सत्ता में आए तो इन लोगों की हवा ढीली कर दी। सुन लीजिए, मोदी जी भ्रष्टाचार को एकदम नापसंद करते हैं, उनको भ्रष्टाचारी नेता सब नहीं पसंद है, इसलिए उन्होंने ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल इन नेताओं के पीछे चुन चुन के किया। 2 मुख्यमंत्री को जेल भेजवा दिए। ये आम बात नहीं है। इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। मोदी जी का सीना 56 इंच का, इसलिए तो बोल्ड बोल्ड फैसला लेते हैं जो कि सिकुड़ गया है। क्या बोले? अरे कुछ नहीं, आप अपनी बात आगे रखिए। तो मैं यही कह रहा था कि इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ मोदी जी ने जब कदम उठाया, ईडी, सीबीआई इनके पीछे लगाया, तो ये लोग एकदम तिलमिला उठे और अब लगता है राहुल गांधी की जब बारी आई तो ये विदेश भाग गए। एक दिन नहीं देखा था, रात के 1:30 बजे ट्वीट करते हैं, लगता है डर से नींद नहीं आ रहा था। बोल रहे थे कि उनको ईडी के किसी अधिकारी ने बताया कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लगता है ज्यादा डर हो गया, इसलिए विदेश गए और वहां से मोदी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने लगे। बोल रहे हैं मोदी जी ने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। अंकल, इसमें राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? आप इस न्यूज को देखिए। पिछले साल 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है विपक्षी दलों को डराने के लिए। विपक्षी नेता संजय सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि पिछले 8 सालों में 3000 से भी ज्यादा बार विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसी ने रेड किए हैं। अंकल, आप साल 2014 के बाद ईडी के केसेस को देखेंगे तो उसमें 4 गुना इजाफा देखने को मिला है और इन केसेस में आपको 95% लोग अपोजिशन के लीडर्स मिलेंगे। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तब जाकर इन लोगों पर कार्रवाई की गई। मोदी जी भ्रष्टाचार को एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो विपक्षी दल से कोई दागी नेता बीजेपी में शामिल होता है तो मोदी जी क्यों उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? और हाँ, उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के केसेस भी खत्म हो जाते हैं। ऐसा कब हो गया? आपके आंख के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोल कर देखिएगा, तब जाकर आपको दिखेगा। देखिए, लिस्ट लेकर अगर मैं बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 2 हाईलाइटेड मामले के बारे में बताता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। पहला नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। देखिए, साल 2013 में पूरा इंडिया शारदा स्कैम केस के बारे में जिक्र कर रहा था। इस स्कैम की वजह से करीब 200 निवेशकों ने सुसाइड कर लिया था और इस पूरे स्कैम के केंद्र में एक नाम था हेमंत बिस्व शर्मा का। इनके ऊपर इस स्कैम में इन्वॉल्वमेंट का काफी गंभीर आरोप लगा था। तब ये कांग्रेस में हुआ करते थे। इस मामले में इन्हें सीबीआई अपने ऑफिस के बार बार चक्कर लगवा रही थी, लेकिन जैसे ही साल 2015 में 9 एमएलएस को लेकर वो बीजेपी में शामिल हुए तो 4 सालों तक सीबीआई ने इनसे कोई पूछताछ नहीं की और फिर साल 2019 में इनके खिलाफ सारे केसेस बंद हो गए। अंकल, अब आपको एक और नेता की कहानी सुनाता हूं। इनका नाम है अजित पवार। इनके ऊपर घोटाले के कई केसेस चल रहे थे जिनमें सबसे बड़ा आरोप था 70,000 करोड़ का इरिगेशन स्कैम और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड। लेकिन जैसे ही 2 जुलाई 2023 को इन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, वैसे ही इन्हें देवेंद्र फडणवीस के साथ ज्वाइंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठा दिया गया। फिर जनवरी 2024 आते आते यानी अगले 6 महीने के बाद इनके ऊपर से सारे केसेस खत्म कर दिए गए। अंकल, बीजेपी वॉशिंग मशीन की ऐसी दर्जनों कहानियां हैं। अब बताइए राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया? राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है। राहुल गांधी देशद्रोही है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, माफी। अच्छा चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने अंकल अमेरिका यात्रा पर बेरोजगारी को लेकर भी काफी क्वेश्चंस खड़े किए हैं।
आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, देश में अगर बेरोजगारी है तो इसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस ही है। इन्होंने 70 सालों तक इस देश पर राज किया। इन्होंने ऐसा सिस्टम ही बना दिया था कि बेरोजगारी आज तक कम नहीं हो पाई। तो मोदी जी 10 साल काम किए, बेहतरीन काम किए, तब जाकर अब बेरोजगारी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। वैसे मोदी जी देश से वादा किए हैं कि 2047 तक वो देश को विश्व गुरु जरूर बना देंगे, और जो मोदी जी कहते हैं वो तो होता ही है। एक तरफ एक नेता देश को विश्व गुरु बनाने में जुटा है और दूसरी तरफ एक नेता विदेश में जाकर अपने देश की बुराई कर रहा है। कह रहा है कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको ठीक करने के लिए हमें चीन से सीखना होगा। चीन प्रोडक्शन भी करता है, उसके देश की जनता कंज्यूम भी करती है उस प्रोडक्ट को, और हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होता है, हम चीन के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। ये राहुल गांधी कह रहा है। हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता चीन को लाल आंख दिखाने पर लगे हैं, और इसको देखिए विदेश में जाकर चीन का गुणगान गा रहा है। भारत को कहता है कि चीन से सीखो। जो देश विश्व गुरु बनकर विश्व को सिखाना चाहता है उसको कहता है कि तुम चीन से सीखो। ऐसा कहीं देशद्रोही नेता होता है? ये पप्पू है, पप्पू। मतलब बेरोजगारी पर भी अगर कोई बात करे उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। वैसे अंकल, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? इस विषय पर भी आपने व्हाट्सएप से कोई ज्ञान हासिल किया है तो वो भी बता दीजिए। अरे नौकरी दिए हैं नहीं तो क्या? आप जो ये वाला वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालिएगा वो भी तो डिजिटल इंडिया की ही देन है। आपकी रोजी रोटी चलती है इन वीडियो से, डिजिटल इंडिया से। मोदी जी का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। इतना यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर सब हो गया है, किसकी वजह से हुआ है? हाँ, मोदी जी की वजह से। देखिए हर साल नया नया कितना कितना वीडियोस बन रहा है, कोई शॉर्ट बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है। सब किसकी देन है? मोदी जी की, मोदी जी की। डिजिटल इंडिया के जरिए वो रोजगार पैदा किए। तकनीक के दौर में उन्होंने अलग तरह का दिमाग लगाया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने नए नए तरह का जॉब पैदा किया। अब आप योगी जी के इसी स्कीम को देख लीजिए। योगी जी यूट्यूबर सबको पैसा देंगे कंटेंट बनाने का। ये सब रोजगार नहीं है तो क्या है? और आप जो कह रहे थे कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, वो बोगस बात है, बोगस बात। अच्छा, अगर देश से बेरोजगारी मिट गई है तो ये आंकड़े क्या हैं? इन आंकड़ों में यूट्यूबर सबका डेटा नहीं जोड़ा गया। अगर आप जोड़कर देखिएगा तो बेरोजगारी इस देश में बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी बेरोजगारी को एकदम जड़ से मिटा चुके हैं। चलिए छोड़िए बेरोजगारी पर, आपसे कहां बात करने लगे हम, आपका तो तड़की अलबेला है। चलिए अगला सवाल अंकल, राहुल गांधी ने सिख कम्युनिटी को लेकर ऐसा क्या बोल दिया कि आप लोग तमतमा गए? जितना सिख कम्युनिटी के लोग आहत नहीं हुए उससे ज्यादा तो आप लोग आहत हो गए। वैसे किसान आंदोलन के दौरान आप ही लोग किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे थे। अब सिखों को लेकर आप लोगों के अंदर अचानक से इतनी सहानुभूति क्यों होने लगी? अरे सिखों को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा है वो एकदम भ्रामक बात है। क्या सिखों को भारत में पगड़ी पहनने पर रोक है? क्या सिखों को कड़ा पहनने पर पाबंदी है भारत में? क्या सिखों को गुरुद्वारे जाने पर पाबंदी है भारत में? फिर राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर सिख कम्युनिटी का नाम लेकर देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये देशद्रोही वाला काम नहीं है तो क्या है? तो देशद्रोही नहीं बोलेंगे उनको? देशद्रोही है राहुल गांधी, देशद्रोही। अंकल राहुल गांधी ने बराबरी की बात की। आरएसएस और बीजेपी जो देश में नफरत की राजनीति करती है उसकी बात की। उन्होंने एक कम्युनिटी सिख का एग्जाम्पल लेकर अपनी बात को स्पष्ट किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो राहुल गांधी को सिख समुदाय की जगह पर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। तब बीजेपी की नफरत भरी राजनीति और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपोज हो पाती। इस देश में मुसलमानों को गाय के नाम पर लिंच किया जाता है। इस महान देश में एक नफरती सरकार ने हजारों मुसलमानों के घरों को बुलडोजरों से रौंदा है। लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में एक मुसलमान मंत्री को बीजेपी के नेता के जरिए आतंकवादी बोला गया। गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस दौरान बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल से बाहर किया गया और उन्हें सम्मानित करके माला तक पहनाया गया। अंकल राहुल के भाषण का इशारा बीजेपी की नफरत भरी पॉलिटिक्स की तरफ था, जिसका आप लोगों ने पॉलिटिक्स करने के लिए गलत संदर्भ निकाला। कोई संदर्भ नहीं निकाले, एकदम सही कहे हम लोग। राहुल गांधी देश विरोधी है, बाहर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। अच्छा, सरकार की आलोचना अगर कोई विदेश में जाकर करेगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। चलिए फिर जब कांग्रेस की सरकार थी तब मोदी जी विदेश में जाकर क्या क्या कहते थे उसको सुन लेते हैं। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या चला रहे हो जी? क्या हुआ अंकल? अभी रुकिए और सुनिए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। फिर चला दिया। रुक जाइए और सुन लीजिए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। बोलिए अंकल। अब रुको, हमको कॉल आ गया। हाँ शीला, हाँ हाँ आ रहे हैं।